they can join. So आज का हमारा टॉपिक है ISSB साइकोलॉजिस्ट का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड और स्पेसिफिक टू ISSB इंटरव्यू। सो आफ्टर दिस हमारे जो ISSB से रिलेटेड जितने भी सेशंस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम लोग अपने ISSB की जो प्रिपरेशन है वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि अब हमारी क्लासेस इसके बाद दोबारा से स्टार्ट होंगी। मे बी 1 और 2 मोर क्लासेस हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करें जिसमें हम लोग जनरल क्वेश्चंस और जनरल डिस्कशन, जो स्टूडेंट्स को कोई इश्यूज हैं वो डिस्कस करें, या फिर हम लोग एक फुल फ्लेज टेस्ट कंडक्ट करें ISSB साइकोलॉजिस्ट का। और ये हो सकता है और उसके बाद हमारी क्लासेस दोबारा से रिपीट होंगी। सो मूविंग ऑन to our today's session that is about interview। और ये इंटरव्यू का जो सेशन है ये स्पेसिफिक टू ISSB है। इनिशियल टेस्ट का जो इंटरव्यू होता है वो एक आप कह लें कि एक माइनर सा स्मॉल सा इंटरव्यू होता है। जो ISSB का इंटरव्यू है वो थोड़ा सा इससे लेंथी होगा, एक्सटेंडेड वर्जन होगा इसका। सो इसके लिए ISSB के मेन इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन करनी है। About my profile, as you already know, my name is Mudassir Rahman, और I have a doctoral degree in human resource management और इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हूँ काफ़ी इंडस्ट्रीज में और काफ़ी सेक्टर्स के अंदर मैंने काफ़ी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के उनका पार्ट रहा हूँ। देन if you talk about ISSB, so I have served as assistant psychologist in different academies that are specific to ISSB, और ISSB psychologist के साथ भी काम किया हुआ है बड़े अच्छे लेवल पे। So I have a diverse type of experience। तो इंशाल्लाह जो मुझे आता होगा I will try to share with you, और बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। But the best part of this session is that मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास हो वो आप लोगों तक चला जाए, और बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे ओल्ड हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि जो मेरा स्टूडेंट होता है वो काफ़ी हद तक नॉट यू कैन नॉट से दैट काफ़ी हद तक बट बेसिक लेवल की, और अपने टेस्ट से रिलेटेड वो अपनी असेसमेंट खुद कंडक्ट कर सकते हैं। सो सेशन लेने का एक ये फ़ायदा है उन सबको कि वो खुद अपनी असेसमेंट अपना सेंटेंस खुद पढ़ के उन्हें आइडिया हो सकता है कि मेरा सेंटेंस गलत है या ठीक है। देन सेकेंडली अभी सैयद हसान ने हैंड रेज किया। काइंडली हसान, व्हाट यू वांट टू से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी। फॉर्म के ऊपर जो कॉल लेटर आया था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपके मतलब जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस है ना, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ FSC जहाँ तक भी किया हुआ, आप उसकी ओरिजिनल डिग्री साथ लेकर आए ना, सनद। तो मेरे पास सर डिप्लोमा की जो है ना, मेरे पास सनद नहीं है क्योंकि वो अभी तक इशू भी नहीं हुई ना लाहौर बोर्ड से। बट मेरे पास रिजल्ट है ना थर्ड ईयर का। तो इसके बारे में आप सर क्या कहेंगे? अगर मैं रिजल्ट ले जाता हूँ तो वो काफ़ी रहेगा या सनद मेरे लिए क्योंकि लाजमी है? एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने उन्हें आइडिया है कि सनद 2 साल के बाद इशू होती है। सो अगर आपका सनद नहीं है तो वो सिंपली उसको आपको कहेंगे कि जब आपकी एक टाइम देंगे और उससे पहले आपने उसको सबमिट करवाना होगा। अभी फ़िलहाल आप रिजल्ट कार्ड के साथ जा सकते हैं, नो इशू। ओके, सो आई विल स्टार्ट लाइक बेसिक से स्टार्ट करूँगा इंटरव्यू का, जो ऑलरेडी और हमारी डिस्कशन जिसके ऊपर हो चुकी है पुराने स्टूडेंट्स के साथ। बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स आई विल अगेन एक्सप्लेन सम बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू। ISSB इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगेन शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, और इसमें किस चीज़ की किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन। Preparation that is a very important part of any test। किसी भी टेस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी प्रिपरेशन करके जाएं।
स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, स्टूडेंट्स जीटीओ की प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट इंटरव्यू को वो इजी लेते हैं और इंटरव्यू को यू कैन से कि उसको उतनी वेटेज नहीं देते जितनी आप बाकी टेस्ट को देते हैं। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो जीटीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज जीटीओ के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो उससे खुशी से करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी खुशी से करते हैं। बट सेकंड प्रायोरिटी देते हैं साइकोलॉजिस्ट टेस्ट को, क्योंकि उसमें राइटिंग करनी होती है और राइटिंग का तो हमें वैसे ही शौक नहीं है इतना लिखने पढ़ने का। तो खैर पढ़ने का लोगों को शौक होता है, बट लिखने का बहुत कम लोगों को शौक होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट टेस्ट तो वो टोटल राइटिंग के ऊपर ही है, तो उसमें फिर वो लैग करते हैं, उसकी इतनी प्रिपरेशन नहीं करते। सो उसकी वेटेज जो स्टूडेंट्स कम देते हैं, उसको टाइम कम देते हैं। और लास्ट पे इंटरव्यू को हम लोग सबसे कम वेटेज देते हैं, सबसे कम टाइम देते हैं। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ISSB इसके तीनों जो आपके सेशंस हैं, तीनों जो आपके आप उसको कह लें फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपको तीनों वोट लेने होते हैं। सो तीनों में से या 2 वोट लेने होते हैं या फिर आपने तीनों वोट लेने होते हैं। सो फॉर दैट आई विल से कि जितना आप जीटीओ को टाइम देते हैं, उतना ही आप साइकोलॉजिस्ट को टाइम दें और उतना ही आप इंटरव्यू को टाइम दें, देन आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होगी। और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसलिए है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ आपका जो ISSB साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट है वो कम से कम एक से 1.5 दिन तक चलता है, और जो आपका जीटीओ का टेस्ट है वो 2 दिन चलते हैं। बट इंटरव्यू सिर्फ 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, इतना सा पार्ट होता है उसका, जो थर्ड लास्ट इंटरव्यू होता है डिप्टी का। सो अगर आप अपने 30 मिनट अच्छे प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको इतनी हेक्टिक की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 30 मिनट अच्छे प्रिपेयर करें और वो वोट गेन कर लें, बजाय इसके कि आप 2 दिन वाले टेस्ट को, जिसमें मल्टीपल टेस्ट हैं, हर तरह से आपकी असेसमेंट हो रही है, फिर आपका साइकोलॉजिस्ट जिसमें आप रिटन फॉर्म में दे रहे हैं, और वो 1 से 1.5 दिन चलते हैं वो टेस्ट सारे, और उसमें भी मल्टीपल टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन से ईजी है कि आप डिप्टी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और इस वोट को कम से कम अपना यकीनी वोट बनाएं, इसको पक्का वोट बनाएं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू की अभी से प्रिपरेशन करें। और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कैसे कर सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट इस इंटरव्यू का ये है कि हम लोगों ने आज तक इंटरव्यू की प्रैक्टिस की नहीं होती। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हों, अगर ये 1000 का बैच भी बन जाए, 100 का बैच भी बन जाए, तो 100 में से शायद कोई एक परसेंट हो या एक बंदा हो जिसने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया हो। बाकी सारे तो अभी तक एजुकेशन के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, वो अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और बाकी 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं होगा। बट जो 1% जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू दिया होगा, शायद किसी कॉल सेंटर के लिए, या शायद किसी लो लेवल जॉब के लिए, ब्लू कलर जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया होगा। तो इस केस में आप लोगों की प्रिपरेशन जीरो होती है, आपको पता ही नहीं होता इंटरव्यू कैसे देना है, किसी के आगे बैठना कैसे है, किसी को जवाब कैसे देने हैं। और फिर ये इंटरव्यू ISSB का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द रीजन इज के आपके जो बाकी इंटरव्यू हैं जॉब से रिलेटेड, वो आपके टेक्निकल स्किल्स को चेक करते हैं, आपके एजुकेशन लेवल को चेक करते हैं, आपके नॉलेज को चेक करते हैं, जो आपने CV में लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं। बट ISSB केस बहुत डिफरेंट है। इसमें आप लोगों को आपकी नॉलेज से भी चेक किया जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, और पर्सनैलिटी के अंदर भी आप लोगों के इमोशंस चेक किए जाते हैं। तो ये इसलिए डिफरेंट है। देखें आप किसी इंटरव्यू में गए हैं तो वो आपको सिंपल पूछेगा कि फिजिक्स का फलाना लॉ क्या होता है, कंप्यूटर का कैसे चलाते हैं, वर्ड के अंदर कैसे टाइप करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए यूज होती है। दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं आते आप कहेंगे सॉरी, और वो आपको कहेगा थैंक यू सो मच, चले जाएं। या फिर आपको कहेगा कि कोई और क्वेश्चंस करेगा जिनके आपको आंसर्स नहीं आते होंगे, या आते होंगे तो आपको वो सिलेक्ट कर लेगा। बट इन द केस ऑफ ISSB ऐसा नहीं है। ISSB में वो आप लोगों को इमोशंस के अंदर टैकल आपके साथ डील करते हैं। कभी आपको हंसाएंगे, कभी आपको गुस्सा दिलाएंगे, कभी आपको आपसे रिलेटेड कोई बात पूछेंगे, कभी आपके दोस्त बन जाएंगे, कभी आपको आपको आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना शुरू कर देंगे, बदतमीजी भी कर सकते हैं आपसे। बदतमीजी से मुराद है कि गुस्से से बात कर सकते हैं, या आपको फौरन कह सकते हैं कि यार आपको कुछ भी नहीं आता,
आप फजूल में हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो. सो they can play with your emotions as well. So that is why इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपने इमोशंस पे काबू करना नहीं आता, और वो इतनी जल्दी नहीं आता, आप लोगों को टाइम लगेगा, बिकॉज इंटरव्यू की अपना अपना एक प्रेशर होता है इंटरव्यू का. उसके अंदर आप अपने इमोशंस संभालेंगे, या जो प्रेशर जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करेंगे या अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे. सो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दैट इज व्हाई आई से दैट कि प्रिपरेशन करके जाएं, प्रॉपर प्रिपरेशन. अपने दोस्तों को इंटरव्यूज दें, अपने फ्रेंड्स को इंटरव्यू दें, अपने फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू दें, अपने बड़ों को इंटरव्यू दें, बहन भाइयों को इंटरव्यू दें. शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करें. गूगल के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी करें, उनको पढ़ें कि इनके क्या जवाब हो सकते हैं. आंसर्स बेशक ना पढ़ें, बट आप क्वेश्चंस पढ़ें. आपको पता होना चाहिए कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं. सो दैट इज व्हाई preparation is first part and very important part of this this whole what you can say. important है, प्रिपरेशन करके जाएं. बगैर प्रिपरेशन के गए तो वही होगा जो बाकियों के साथ होता है. बिकॉज आप जितने भी 100 का बैच चला जाए, 150 का बैच चला जाए ISSB का, उसमें से रिकमेंड 2 होते हैं या 1 होता है, या कभी कभी 3 हो जाते हैं. तो बहुत माइनर केसेस में 4 भी हो जाते हैं. सो आप खुद देख लें रेशो कितनी है, 1 से 3% के दरमियान रेशो है. तो वो क्या है उसकी रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके नहीं जाते, या फिर इजी लेते हैं चीज़ों को, या फिर सीरियस भी ले रहे होते हैं लेकिन गलत तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. कोई गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करने वाला उनको नहीं होता. सो यहाँ से गाइडेंस लें और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें. सिर्फ सुने नहीं हमारी बातें, सिर्फ सुनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें. देन द सेकंड पार्ट इज नो योरसेल्फ. इट लुक्स सो इजी कि आप आराम, ये भी देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए. बट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स के अपने से क्या मुराद है, और उसमें फिर क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं. आपके अपने से मुराद आप खुद हैं, आपकी फैमिली है, जो जो चीज़ें आपके साथ लिंक हैं वो सारी आपके नॉलेज के अंदर होनी चाहिए. और नॉलेज भी बेसिक लेवल का नॉलेज नहीं, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए. लाइक आपको किस इलाके से हैं, वो इलाका किसके लिए फेमस है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल की अच्छी बात क्या है, उस स्कूल की बुरी बात क्या है, आपके दोस्त किस तरह के हैं, उन दोस्तों में अच्छाई क्या है, उन दोस्तों में बुराई क्या है, आपकी फैमिली किस तरह की है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या जॉब करते हैं, वो जॉब किस नेचर की है, उसमें क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, फिर आपके भाई क्या करते हैं, कौन सी स्टडीज कर रहे हैं, अगर वो फ्री हो गए हैं तो अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की क्या नेचर है. सेम लाइक आपकी मदर या आपकी सिस्टर्स क्या कर रही हैं, कौन सी डिग्री कर रही हैं, उस डिग्री की खुसूसियत क्या है, वो कहाँ से डिग्री कर रही हैं, उस जिस एरिया से या जिस कॉलेज से इंस्टीट्यूट से डिग्री कर रही हैं, उस कॉलेज के बारे में क्या आप जानते हैं. सो अपने इर्द गिर्द एक पूरा सर्कल आपने क्रिएट करना है जिसके अंदर जो चीज आएगी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. फिर आप क्या खेलते हैं, स्पोर्ट्स में का प्लस पॉइंट क्या है, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी टीम किस जगह पे प्रेजेंट कर रही है, टॉप लेवल की टीम कौन सी है, ओलंपिक्स कब हुए थे, उस ओलंपिक्स में उस स्पोर्ट्स के बारे में क्या स्टेटस है स्पोर्ट्स का. सो इट इज ऑल अबाउट यू, और आपसे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो एक नेटवर्क बनता जाएगा पूरे का पूरा, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देन द थर्ड पार्ट इज ड्रेसअप. अच्छा, वैसे नो योरसेल्फ से रिलेटेड हमने एक सेशन भी स्टूडेंट से कहा था कि रखेंगे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपने एरियाज के बारे में मुझे अपना सैर कराएंगे कुछ. तो वो भी एक सेशन रहता है. फिर आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया. मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि मुझे चीज़ें साथ साथ आपने बताते जाना, बिकॉज समटाइम्स मैं कह देता हूँ बट वो चीज़ें मिस हो जाती हैं. आप मुझे याद करवा दिया करें, कुछ सेशंस हमारे रहते हैं वो ताकि वो साथ साथ कंप्लीट हो जाएं. देन ड्रेसअप. ड्रेसिंग इज इम्पॉर्टेंट. ये काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ड्रेसिंग से रिलेटेड कि हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए. सो फॉर बॉयज़ ड्रेसिंग के अंदर अगर आप अच्छे किसी इदारे से पढ़े हुए हैं, अच्छी सिटी में रहते हैं, तो आप 2 पीस या 3 पीस ही पहनेंगे. और अगर आप साइड एरिया से हैं, साइड एरिया से मुराद के बहुत ही साइड एरिया जिसके अंदर आपने कभी भी ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी, तो वहाँ पे फिर आप शलवार कमीज़ पहन के और उसके ऊपर जैकेट पहन सकते हैं. और अपने जो जूते आपके होंगे वो जूते बंद होंगे, ओपन सैंडल टाइप नहीं होंगे, बंद जूतों के साथ आपने जाना है.
और ड्रेस का जो कलर होगा वो डिसेंट कलर होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, जस्ट लाइक स्काई ब्लू एंड यू कैन से ऑफ वाइट टाइप ऑफ कलर। बिकॉज अगर वाइट कलर भी लेंगे तो वो बहुत शाइनी शाइनी होता है, बट ऑफ वाइट कलर जो होता है वो थोड़ा सा सूदिंग होता है। सो ऑफ वाइट और स्काई ब्लू टाइप ऑफ के जो कलर होते हैं, जो हल्के कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स जो आंखों को इतने चुभते नहीं है, तो आपने उस तरह के कपड़े पहन के जाना है। सेम जूतों का भी आपने ख्याल रखना है कि सिंगल, वैसे जूते नॉर्मली ब्लैक कलर के ही चलते हैं जो कि ऑफिशियली लोग पहनते हैं। सो फॉर गर्ल्स आई थिंक प्रॉपर आपने दुपट्टा पहन के जाना है, प्रॉपर शलवार कमीज पहन के जाएं और साथ दुपट्टा लेके जाएं। आप स्कार्फ लेती हैं तो स्कार्फ लेके जाएं। सो जो आपकी सोसाइटी में चल रहा है ट्रेंड, आप उसको फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ओवर ओवर ड्रेस पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ज़्यादा बेशक रंग बिरंगा भी ना हो, बट अच्छे अच्छे कलर्स हों, नॉर्मल कलर्स हों, ज़्यादा शो ऑफ ना लग रहा हो। सो नॉर्मल बन के जाएं, दैट इज़ ओके फॉर देम, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ इंटरव्यू। सो इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों को ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। देन व्हेन वी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो काइंडली चैट बॉक्स में चैट कर दें, टाइप कर दें, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। देन वी टॉक अबाउट पिच। पिच की जब बात आती है तो पिच में सिर्फ आई वुड से कि आपकी आवाज़ की बात आती है कि आप रिस्पांस कैसे दे रहे हो, किस आवाज़ में आप रिस्पांस दे रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ बहुत लाइट होती है, कुछ की बहुत शार्प होती है। तो कुछ लोगों की आवाज़ डर की वजह से, कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से, शाइनेस की वजह से आप बहुत हल्का बोल रहे होते हो, जिसमें उसको दोबारा पूछना पड़ता है कि आपने क्या कहा। अगर आप ऐसे बोलेंगे जिसमें उसको दोबारा पूछना पड़ गया, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको इतनी आवाज़ में बात करें कि क्लियर वहां तक पहुंच जाए और उसको ऐसा भी ना लगे कि बहुत लाइट बोल रहा है, उसको ऐसा भी ना लगे कि शाउट कर रहा है। सो ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स ओवर एक्टिंग करते हैं, उन्होंने ड्रामास देखे होते हैं आर्मी से रिलेटेड, और वो यस सर कर रहे होते हैं शाउट करके और रिस्पांस दे रहे होते हैं, मे आई कम इन सर भी इतना शाउट करके बोलते हैं। सो डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक दिस। जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है उसको पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश नहीं करें। बाद में जब आप आर्मी के अंदर चले जाएंगे तो वो खुद ही आपको मोल्ड कर लेंगे। अभी फिलहाल वो इस चीज़ से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होंगे। सो नॉर्मल रहें, रिलैक्स रहें, ताकि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। कोई भी चीज़ जो आप नई करेंगे, न्यू करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप हमेशा फेल होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होगा। सो इसलिए वही आपने काम करना है जिसकी ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की हुई है, ये जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। सो दैट इज़ इन पिच, कि आप अपनी आवाज़ को ऐसे रखें। ओके, क्वेश्चन है सर नॉर्मल ड्रेस के साथ कॉमन शूज़ पहन सकते हैं, पेशावरी शूज़? आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपने अगर पेशावरी शूज़ वो जो खेड़ी टाइप होती है बंद हो तो वो पहन सकते हैं, बेशक नो इशू। कोशिश करें कि बंद पहने और ऐसे कलर की हो जो सिंगल कलर हो और वो ज़्यादा शाइनिंग ना हो, जिस तरह ब्लैक कलर होता है, और सेकेंडली उसकी आवाज़ भी ना पैदा होती हो चलने में। तो इस तरह के आपने शूज़ पहनने। देन बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन। सबको ये प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंट कैसे हों, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है कि अगर आप पूछेंगे कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो मेरी बातें सुनाने से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा सबसे पहले तो प्रैक्टिस से, सेकेंडली फेथ से आएगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से आएगा। एक तो प्रैक्टिस, और देन जो आपने प्रैक्टिस की है उस पर अल्लाह पे भरोसा रखें और ख़ुद को तसल्ली दें कि जो मैंने प्रैक्टिस की है वो 100% ठीक है और इंशाल्लाह जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस का एक टिप है। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो स्टूडेंट्स को मैंने बताया है वो ये है कि आपने अल्टरनेटिव प्लान करना है। अल्टरनेटिव हमेशा से प्लान रखें। प्लान बी सी डी ई एफ जो भी आप उसको प्लान को नाम दें या फिर मल्टीपल प्लान्स बनाएं, लेकिन आपने हमेशा एक सेकंड प्लान अपने रखना है कि खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हैं। फेल से तो नहीं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। नॉट रिकमेंड इज डिफरेंट फ्रॉम फेल। फेलियर इज समथिंग एल्स, नॉट रिकमेंडेशन इज समथिंग एल्स। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉट रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आप इस जॉब के लिए रिकमेंड नहीं है, बट आप
जिंदगी की किसी और फील्ड के अंदर शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज वाई आपको आर्मी वालों ने नहीं रखा कि आप किसी और जॉब में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज वाई दे यूज द वर्ड रिकमेंड नॉट फेल। तो अगर आप नॉट रिकमेंड होते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है? देखें, कुछ स्टूडेंट्स अभी से अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, और आप सबको अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, और उनके लिए आपने एफर्ट्स भी करनी है। जो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के आ रहे हैं एग्जाम्स, तो आप उन एग्जाम्स के अंदर अप्लाई करना, जो उनके टेस्ट होते हैं उनमें अप्लाई करना शुरू करें, एंट्री टेस्ट में, ताकि आपके पास अल्टरनेटिव प्लान हो। आपका माइंड आगे भी सोच रहा हो कि चलें, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता नहीं होता तो आई हैव अ चांस कि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एंट्री टेस्ट पास करके इंटर हो सकते हैं। सो अगर आपका ये माइंड है और आपने इसके लिए प्रिपरेशन भी की हुई है और प्रैक्टिस इसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, देन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, बिकॉज आपके पास खोने के लिए एक होता है ना, बिल्कुल ही सब कुछ बेच बाच के, सब कुछ आग लगा के समुंदर में छलांग मारने वाली बात है कि कश्तियां जला के। अगर तो आप ऐसे जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे। आप हमेशा सोच रहे होंगे खुदा ना खास्ता आपको नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो क्या करेंगे, आगे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, पीछे भी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इन दैट वे आप हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप डरते रहेंगे, आप आप आंसर देते हुए भी घबरा रहे होंगे। अगर आपको कोई वो जरा सा ड्यूरिंग इंटरव्यू कह देता है आपको जज करने के लिए कि आप तो नॉट रिकमेंड हैं, हम तो आपको नहीं रखेंगे टेस्ट करने के लिए आपको, तो आप तो ऑलरेडी इस चीज से डर रहे हो कि खुदा ना खास्ता कहीं नॉट रिकमेंड ही ना हो जाऊं। तो फौरन क्या होगा कि आपका रंग चेंज हो जाएंगे, कलर्स, आप उसके बाद कोई आंसर भी ठीक तरीके से नहीं दे पाओगे। सो इसलिए जब भी आपसे अभी से स्टार्ट करें प्लानिंग फ्यूचर की, और प्लान बी, प्लान सी, डिफरेंट प्लान्स अपने माइंड में रखें। फिर अगर आप जाएंगे आईएसएसबी के अंदर तो आप आईएसएसबी 100% दे के आएंगे। आपको पता है कि यार इट्स ओके, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरी करनी है, अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो आई हैव अनदर ऑप्शन। तो इस तरह के माइंड से लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पास भी होके आएंगे, रिकमेंड भी होके आएंगे, और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, और आप इंजॉय भी करेंगे वहां पे जाके। बट अगर आप सब कुछ बेच बाच के वहां पे जा रहे हैं, देन आप एंजॉय नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स वहाँ पे इतना एंजॉय करते हैं, अपने नए दोस्त बनाते हैं, रातों को गपशप लगाते हैं, खेलते हैं, रात को डिफरेंट मजाक एक दूसरे के साथ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते हैं, खाना खाते हुए अच्छी गप लगाते हैं। जब आपको अच्छा खाना मिलता है, दिन को लंच मिलता है, शाम को डिनर मिलता है, इकट्ठे बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सो आप वो एंजॉय करते हैं सारे। तो आप लोग अगर ऐसे माइंड सेट के साथ जाएंगे कि दिस इज माई लास्ट होप, तो फिर आप खाना भी खा रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मेरी पीछे गलती हो गई थी, कल मैंने ऐसा परफॉर्म कर दिया था, कल जीटीओ ने मेरे से एक सवाल पूछा था, शायद उसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने फलानी जगह झूठ बोला है, या फिर मैंने फलानी जगह फाउल किया है। तो बस आपके जहन में यही चलता रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करके आएंगे। सो दीज आर ओनली 3 टिप्स कि प्रैक्टिस करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और फ्यूचर प्लान करें। एक और आपके पास प्लान होना चाहिए, और उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और वो प्लान भी ऐसा नहीं हो कि बस आप जबरदस्ती उसके अंदर घुसने की कोशिश करो कि यार चलो ना हुआ तो यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। जितना आप इसके लिए दिल लगा रहे हैं, उसको भी प्लान करते हुए इतने दिल दिल के साथ प्लान करें, ताकि आप एंजॉय करें उस लाइफ को भी, उस मोमेंट को भी। देन बी ट्रू, हमेशा सच बोलें। आई विल नॉट यूज द वर्ड हमेशा, बट मैं आपको कहूंगा कि सच बोलें, बिकॉज इन सम केसेस आपको हल्का फुल्का चीज़ों को, फैक्ट्स को घुमाना होता है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बातें नहीं बतानी होती। कुछ केसेस में कुछ बातें वो ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि आप शर्मा रहे होते हो कि मैं इसको सच बताऊं या फिर इसको कैसे टैकल करूं। सो ट्राई करें कि सच बोलें, और कोई ब्लंडर ना मारें, कि बहुत बड़ा झूठ ऐसा ना बोलें कि जो आपकी फेलियर का पार्ट बन सके। वो आपको कुछ एग्जांपल्स आएंगी आगे कि कैसे स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कोई है कि आप कोई बात छुपाना चाह रहे हैं तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, मैं चैट प्राइवेट कर देता हूँ ताकि सिर्फ मुझे रिसीव हो। तो आप लोग बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मेरे से पूछें। एक सेकंड, लेट मी वेट। ओके, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपने चैट में नहीं करना तो। ओके, अब आप मुझे टेस्ट करेंगे तो मुझे सिर्फ मुझे रिसीव होगा, बाकियों को शायद नहीं होगा।
तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप मुझे काइंडली चैट बॉक्स में भेजें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। देन सच बोलें, सिट प्रॉपरली। इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते। सिटिंग के ऊपर मैंने ये पिक्चर रखी हुई है, इसको सिर्फ देख लें कैसे बैठना है। आपकी लेग्स दोनों एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ होनी चाहिए, हाथ आपके गोद के अंदर लॉक होने चाहिए। और वो लॉक कैसे होने चाहिए उसकी भी ये मैंने पिक्चर रखी हुई है। फर्स्ट यहाँ पे देखें कि कैसे लॉक होने चाहिए। आपके दोनों हाथ इस तरह क्रॉस फिंगर्स के साथ एक दूसरे के अंदर हो ताकि ये हिले जुले नहीं। अगर इनको आप अलग अलग रखेंगे तो ये हिलते जुलते रहेंगे। और देन उसके अलावा आपकी जो कमर है वो पीछे सीट के साथ अटैच हो ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें सीधी कमर के साथ, और फिर इसमें आप रिस्पांस दे सकते हैं उसको। तो ये हो गया सिटिंग। और देन आते वक्त अस्सलाम वालेकुम आप कह सकते हैं, मैं आई कम इन आप लाजमी कहें, इजाज़त दे के अंदर जाएं। और अगर वो आपको कहता है कि आ जाएं तो आप इंटर हों, वालेकुम अस्सलाम अगर वो कह दे तो इट्स ओके। ये भी एक वैसे आप सिर्फ सलाम भी दे सकते हैं और आप मे आई कम इन भी कह सकते हैं, बिकॉज इन सम केसेस वो ऑलरेडी आपको अंदर बुलाते हैं कि आप आ जाएं। दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी अलाउड टू एंटर। और दरवाज़ा प्रॉपर बंद करें विदाउट एनी साउंड, क्योंकि दरवाज़ा अगर पहले खुला हुआ है तो खुला ही रहने दें। अगर बंद है आपने खोला है तो आप ऑब्वियसली बंद होगा बिकॉज इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आपने उसको प्रॉपर बंद करना है विदाउट एनी साउंड। बेशक आप उसको मोड़ के उसको बंद करना पड़े, बट आप उसको प्रॉपर बंद करें और देन आप सीट के पास जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पे उससे पूछें मैं आई सीट, मैं बैठ सकता हूँ। और अगर वो कहता है कि बैठ जाएं देन आप सीट पे प्रॉपर बैठ के उसको कहें थैंक यू सो मच। ओके सर, इंटरमीडिएट के अंदर चीटिंग किया हो तो इसका जिक्र करना चाहिए, करना चाहता हूँ, ये सही होगा? आई डोंट थिंक सो कि अगर वो आपसे ऐसा पूछता है तो आप उसको मेंशन करें। ऐसी ये नेगेटिव है और उसको तो नहीं पता कि आपने चीटिंग किया। लेकिन अगर वो आपको कहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप तो नकल करके पास हुए हो, तो आप उसको कह सकते हो नहीं सर, मैंने मेहनत की है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नकल ना करूँ। तो ये चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती चीटिंग वगैरह, बिकॉज चीटिंग इज समथिंग बैड। और ये ऐसी आदत है कि जो फ्यूचर में बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मेंशन ना करें। वो आपसे अगर पूछे चीटिंग की है तो आप उसको इनडायरेक्टली कह सकते हो कि नहीं की। वो ऑब्वियसली सारे यही कहते हैं कि नहीं की, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मैंने की है। और वैसे भी ऐसी एक्टिविटी है कि इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। देन बी स्पेसिफिक एंट्री एंड सीट। बी स्पेसिफिक, जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दे, लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और लंबी टू द पॉइंट अगर हो ना तो आप एक या दो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक। लेकिन अगर आप से वो छोटी सी बात पूछे और आप उस पर पूरा लेक्चर झाड़ दें या फिर आप आगे से उस पर तकरीर करना शुरू कर दें, इट इज़ रॉन्ग। ये गलत होगा और इसमें बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जाहिर हो जाते हैं, बिकॉज वो बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो इनडायरेक्टली आपकी बातों से ही ना बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेता है। तो जितना कम बोलेंगे और टू द पॉइंट बोलेंगे उतना सेफ रहेंगे। और पूरा सेंटेंस बोलें, हमेशा पूरा सेंटेंस। इसमें पूरे सेंटेंस से क्या मुराद है कि अगर आपसे पूछें व्हाट इज योर नेम तो सर माय नेम इज दिस। ऐसा नहीं कि हम आपसे पूछें आपका क्या नाम है तो आप कहें मुदस्सिर। तो ऐसा नहीं, आप पूरे पूरे सेंटेंस बोलें, वो अच्छे लगते हैं और रिस्पेक्ट भी शो करते हैं। ओके हमारी क्लास अगर एंड हो जाती है बिकॉज लिमिट है इस अकाउंट पे, तो हम लोग सेशन दोबारा कंडक्ट करेंगे सेम लिंक से, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। देन इमोशंस, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है जिससे आपको गुस्सा आए, जिससे आपको दुख महसूस हो, जिससे आपको खुशी हो, तो आप एक्सप्रेशंस अपने लाजमी शो करें। हंस के, गुस्से से, गुस्से में ये मुराद है कि आप को थोड़ा बहुत फील होनी चाहिए चीज़, आपकी फेस से नजर आए कि यार आपको ये बात नाजेबा लगी है, बुरी लगी है। बिकॉज सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पे बहुत पर्सनल होते हैं और आपको आपसे वो ऐसी बात कर रहा होता है, लेकिन वो तो उसका काम है जज करना, वो जज कर रहा होता है। तो इन इन दैट केस वो जज तो आपके इमोशंस ही कर रहा होता है। सो आपने अपने इमोशंस लाजमी शो करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले नहीं डिस्कस की कि आपने हमेशा हर क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं करना। ये कैसे और ये क्या है, वो उसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बात पूछी जाए और आपको उसका जवाब ना आता हो
तो आपने उसको सॉरी करके आगे मूव करना है। आपने उस क्वेश्चन की वजह से घबराना नहीं है कि मेरी एक गलती होगी और उस पे सोचते रहें, तब वो फौरन अगला क्वेश्चन करेगा। और अगर आप पिछले पे ही परेशान हो रहे हुए तो आपका अगला क्वेश्चन भी गलत होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने कभी भी देखें, अगर आप से 10 सवाल किए ना उसने, 9 के 9 सवाल आपके पहले गलत थे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वो शायद आपको किसी एक क्वेश्चन के ऊपर भी आपको सेलेक्ट कर ले। तो ऐसा नहीं है कि आप 90% गलत दे के आएंगे तो आप 100% फेल हैं, ऐसा नहीं होता। वो जज कुछ और कर रहा होता है, शायद वो आपका नॉलेज नहीं जज कर रहा। नॉलेज की वजह से या सब्जेक्टिव नॉलेज की वजह से या अवेयरनेस की वजह से आप इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ ऐड हो जाती हैं पर्सनैलिटी के अंदर। टाइम के साथ आपके माइंड में ये चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपको आज नहीं पता कि न्यूटन का तीसरा लॉ कौन सा है, कल आपको पता चल जाएगा, आप जाके पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इससे आपकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में आप आर्मी में कैसा परफॉर्म करेंगे, कि इसको अगर न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं आता तो इसके साथ क्या होगा, एक आर्मी में जाएगा तो क्या करेगा। वो जज ये करेगा कि इसको अगर तीसरा इस लॉ का नहीं पता तो ये रिस्पॉन्स कैसे देता है, इससे आगे रिस्पॉन्स कैसे देता है, और फौरन इसको अगर गलती हो जाती है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। और इसके जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं माइंड के अंदर, और जो जबान के साथ चेंजेस आ रही हैं वो कैसे हैं। जब आप प्रेशर में आया, इसको आंसर नहीं आता था, अब इसके ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ, तो अब हमने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो इसने कैसा बिहेव किया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो क्वेश्चन जहाँ पे भी था आपने उसको वहां पे स्टॉप लगाना है माइंड के अंदर, उसको प्रोसेस करना छोड़ दें और अगले क्वेश्चन पे मूव करें, आगे अच्छा परफॉर्म करें। फिर गलती होगी, नो इशू, उसको छोड़ दें वहां पे और उससे अगले क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर आप पिछले सोचते रहे ना कि मेरी गलती हो गई थी तो अब मेरे साथ क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, देन आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इंटरव्यू पे अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ पूरे आईएसएसबी पे अप्लाई होती है। आपसे वैट गलत हो गया, नो इशू, आप मूव करें अपने सेंटेंस कंप्लीशन पे। आपसे सेंटेंस कंप्लीशन गलत हो गया, स्टोरी पे मूव करें, स्टोरी अच्छी परफॉर्म करें। स्टोरी गलत हो गई, आप अपने सिचुएशन रिएक्शन और ओपीआई पे जाएं। वो पूरा दिन गलत हो गया, सब फॉर एग्जांपल आपका पहला दिन ही बहुत बुरा गुजरा, आपसे सही राइटिंग नहीं हो पाई, तो आप कोशिश करें सेकंड डे में जीटीओ में अच्छा परफॉर्म करें, जीटीओ के टास्क में अच्छा परफॉर्म करें, आप प्लानिंग में अच्छा परफॉर्म करें। आपसे प्लानिंग गलत होगी, अब मैं ये ओवरऑल नहीं बता रहा कि थ्रू आउट गलतियां हो रही हैं, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपसे अगर एक टॉपिक फॉर एग्जांपल मिलिट्री प्लानिंग का गलत हो गया, उसको स्टॉप लगाएं वहाँ पे, इट्स ओके, आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी है, आप डिबेट में या डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करें। चलें, आपसे डिस्कशन गलत हो गई, आप आगे फिजिकल जब जाएंगे अपनी एक्टिविटीज में, हर्डल्स में आप हर्डल भी अच्छा परफॉर्म करें। हर्डल्स में कोई गलती होगी, आप जो आपके ग्रुप टास्क होते हैं, जो लॉन्ग प्रोग्रेसिव टास्क होता है या कमांड टास्क होता है, आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। वहाँ पे कोई आपसे मिस्टेक होगी उसको छोड़ें, आगे मूव करें, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें। सो ये इतने लंबे टेस्ट इसलिए रखे जाते हैं कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल टेस्ट हैं और इन इससे आपकी असेसमेंट हो रही है। किसी जगह देखें, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि जो 100% अच्छा परफॉर्म करके आए। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हो, आपका कोई टेस्ट अच्छा होता है, कोई टेस्ट नीचे होता है, कुछ में परफॉर्मेंस टॉप पे चली जाती है, कुछ में परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। सो ऐसा नहीं होता कि आप हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आए, बिकॉज 4 दिन के टेस्ट हैं और कॉन्टिन्यूस टेस्ट हैं। हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं, अभी आप सारे ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के भी अभी शायद आपके रिजल्ट्स नहीं आए, तो इतनी उम्र में कितना एक एक्सपर्ट आप बन जाएंगे कि आप सारे के सारे आईएसएसबी के टेस्ट 100% देखें, जो कि इतने कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं। इजी टेस्ट नहीं है ये, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। दैट इज वाई अगर इजी होते तो फिर 100 में से एक बचाना रिकमेंड हो रहा था। जो 99 फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इस टेस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिससे आपकी काफ़ी चीज़ों का आइडिया उनको हो जाता है कि 99% पीपल जो हैं वो आईएसएसबी रिकमेंड ही नहीं कर पाते। सो ये सब चीज़ें आप हर स्टेप में आगे मूव करें। और बाद में डिस्कशन भी होती है आपकी स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ,
वो कह रहा होता है मैंने ऐसा लिखा था, आप मैंने तो ऐसा लिखा है, मेरे से गलती हो गई है, या मैंने ऐसा परफॉर्म किया है, मेरे से गलती हो गई है। तो आप उसी को पकड़ के बैठे होते हो और अगले सारे टेस्ट भी खराब करके आ जाते हो। सो फुल स्टॉप लगाएं हर स्टेज के बाद और आगे मूव करें। पीछे जो हो गया बस उसको छोड़ दें। आपने जो परफॉर्म करना था वो कर दिया, बाकी अब अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। सो इन इन द सेम वे, आप इंटरव्यू के अंदर आपसे गलती हो गई, 5% उसने पूछ लिया, आपसे गलत हो गया, आपको फील हुआ, या फिर आप नहीं जवाब दे पाए, आपने कहा सॉरी सर, मूव करें आगे, इट्स ओके, आपने सॉरी कह दिया, बात खत्म, कोई और क्वेश्चन करेगा, वो भी नहीं आता, सॉरी कह दिया, इट्स ओके, मूव करें आगे। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई जिंदगी मौत की बाजी नहीं है कि जिसमें आप एक सवाल गलत हो गया तो शायद आप कोई जान ले लेगा, कुछ भी नहीं होता। ISSB इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग योर पर्सनैलिटी। आप अपने आप को हैंडल कैसे करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब कुछ नहीं आता, जब आप परेशान हो, जब आपके ऊपर प्रेशर हो, फिर कैसे हैंडल करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, और वो प्रैक्टिस से आएगा। सो मूविंग ऑन टू पॉजिटिविज्म, हमेशा पॉजिटिव रहें। इट इज़ ऑल, मेरी लास्ट आपके साथ भी डिस्कशन अभी यही हुई है कि पॉजिटिव रहें, हमेशा हर स्टेज को जहाँ पे छोड़ा है उससे आगे जाने की कोशिश करें, आगे अच्छा परफॉर्म करें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। देन एट द एंड क्या होगा, ये सारे अगर आपने परफॉर्मेंस दी इस तरह की, देन ऑब्वियसली आप वहाँ पे कुछ उसको दे के आएंगे, उससे उसके पास आप कुछ अच्छा छोड़ के आएंगे। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इम्प्रेशन अपना छोड़ के आए। इम्प्रेशन छोड़ेंगे आप अपने इंटरेस्ट से, अपने नॉलेज से। इंटरेस्ट से मुराद ये है कि अगर आपको कोई गेम अच्छी लगती है, आपने उसके बारे में कोई अच्छी बातें बता दी, कोई नया नई इन्फॉर्मेशन उसको दे के आगे, या फिर उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करके आगे, सो ये चीज़ उसको याद रह जाएगी। देन उसको याद रह जाएगा अगर आपने कोई नॉलेज में अच्छा आउट परफॉर्म किया, कोई ऐसी बात जो उसको बता के आई, जो कोई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो कि शायद उसके लिए न्यू हों, और अगर ऐसी कोई डिस्कशन आपके साथ हुई तो ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपने कोई ऐसी उसको बात बतानी है जो उसको याद रह जाए। जो डेली की बस 100-200 इंटरव्यू करता है, उसके अंदर आप सबसे डिफरेंट होने चाहिए, आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होनी चाहिए जो उसको याद रहे, और वो फिर आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस के बगैर तो आप सिर्फ वो जो क्वेश्चन करेगा उसके जवाब सीधे सीधे दे के आएंगे और बाहर आके खुश हो रहे होंगे कि मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे तो मैंने तो 10 के 10 जवाब दिए, और एंड पे आपके रिजल्ट क्या आएगा कि आप पास भी नहीं होते, वो आपको आगे रिकमेंड भी नहीं करता। सो इट इज, ये क्यों होता है ऐसे? इसीलिए होता है कि उसको सिर्फ आपके आंसर्स नहीं चाहिए, उसको आपका इंप्रेशन चाहिए, उसको आप नॉर्मल नहीं चाहिए, आप थोड़े से डिफरेंट चाहिए, ताकि वो आपको याद रखे कि यार इस स्टूडेंट के अंदर कुछ डिफरेंट था, कुछ समथिंग पॉजिटिव थी, या फिर शाइनिंग था, एनीथिंग लाइक एनीथिंग ब्राइट इन यू। सो वो उसको ढूंढेगा। सो वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। हम इसके बाद दोबारा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इस सेशन को दूसरी वीडियो में आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। देन वी विल हैव सम इंटरव्यू सेशंस विद स्टूडेंट। हम लोग एक हल्का सा डेमो लेते हैं, सॉरी मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक इंटरव्यू टाइप। तो उसमें अब आपसे मिलते हैं आफ्टर 1 मिनट।